हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का भोपाल के राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाली जो 16 फरवरी है, इस 16 फरवरी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू की गई है। यहां पर हम कंप्लीट सिलेबस का मतलब क्या होता है, जितनी भी यूनिट है 10 की 10 यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि यहां से हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, ठीक है ना। हमारा ये टारगेट है, ठीक है। तो अभी इस सीरीज में, इस क्लास में, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है, ठीक है। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ यूनिट 5। सिंपल में अगर बात करें तो पॉलिटी की तीसरी क्लास है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करें। इसके पहले बहुत सी नोटिफिकेशंस हैं। लाइक अगर बात करें एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ना 16 फरवरी को जो होने वाला है, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, ठीक है। देखिए इस सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज है ना, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए टेस्ट सीरीज का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको खुद को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आखिर मेरी तैयारी किस हद तक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरी बात, आपको एरर फ्री बनाती है। जो एग्जाम में होने वाली छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है ना, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन या प्रीलिम्स नहीं हो पाता, उन एरर से भी आपको बचाता है। तो एक तरह से टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अपना एक अलग महत्व है। हाँ, सबसे खास बात यह है ना कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मात्र 99 रुपीज में है। मात्र 99 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। घर बैठे आप इस नंबर पर कॉल करके टेस्ट सीरीज में रजिस्टर कर सकते हैं 8319618002, ठीक है ना। चलिए, तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करना है। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज का हमारा शेड्यूल है। ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है। हाँ, जितने भी टेस्ट छूट गए हैं ना, वो टेस्ट आपको ऑफलाइन सेंटर से भी मिल सकते हैं या फिर राव एकेडमी के एप्लीकेशन पर भी वो टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, ठीक है। टारगेटेड बैच मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो 3 इयर्स का कोर्स जो एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है। लाइक आपका प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, तो मेंस टारगेटेड बैच है। प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। तो इस तरीके से आप अपनी सिचुएशंस, अपनी तैयारी के हिसाब से टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस होती है ना, वो हाइब्रिड मोड पर होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर यहाँ पर राव एकेडमी भोपाल में क्लासेस होती है। तो कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन ये है कि ऑनलाइन जो राव एकेडमी भोपाल है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज ये जो बार कोड है ना, इस बार कोड के जरिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल टाइप करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारी जितनी भी क्लासेज होंगी वो इसी एप्लीकेशन पर होने वाली हैं, ठीक है। और देखिए जो एप्लीकेशन है ना, उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। यहां पर आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा, फ्री में वीडियोस मिलेंगे, फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री की मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है ना। तो खुद भी डाउनलोड करना है। देखिए हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी फायदे हैं ना, वो अकेले नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप खुद इसे डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को शुरू करें। उसके पहले छोटा सा ये भी आर्टिकल है कि ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है और टेलीग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेलीग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पर जो भी अपडेटेड आर्टिकल्स होते हैं करंट अफेयर के, करंट इश्यूज के, उनके नोट्स आपको मिलते हैं। दूसरा, हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उनके नोटिफिकेशन। तीसरा, लाइव क्लासेस की जो भी पीडीएफ नोट्स है वो सभी आपको कहां पर मिलने वाली है, इस टेलीग्राम चैनल पर। राव एकेडमी भोपाल के नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, आराम से आपको राव एकेडमी का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एक इंट्रोडक्शन। आज हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट, ठीक है ना।
ठीक है ना। मतलब आज जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो पार्लियामेंट से संबंधित होंगे, लोकसभा से संबंधित होंगे, राज्यसभा से संबंधित होंगे, स्पीकर से संबंधित होंगे, ठीक है ना, डेप्यूटी स्पीकर से संबंधित होंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से संबंधित होंगे लाइक वाइस प्रेसिडेंट, या फिर वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कुछ इस तरीके से पार्लियामेंट से संबंधित आज की ये क्लास होने वाली है। सभी लोग ज्वाइन करेंगे और चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए फिर आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और यह सवाल भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा की अनन्य शक्ति है कौन सी है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इन तीनों ही दी गई जो शक्तियां हैं उनमें से आपको बताना है कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर, अनन्य शक्ति, मतलब वहां पर राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं है। सवाल ये पूछ रहा, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। अब आपको बताना है कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है, ठीक है ना। और दिए गए यहां पर जो कोड है, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली 3। आंसर सभी को करना है आंसर सभी को करना है। चलिए यहां पर हमारा जो डिस्कशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि अगर इस क्वेश्चन से मिलता जुलता या सेम एस्पेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले ना तो आप क्वेश्चन को सही कर पाए, ठीक है। तो चीजों को नोट करना है, जो भी एडिशनल फैक्ट्स हो, अगर कोई भी डाउट हो तो वो चीज भी आप लोगों को पूछना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उस चीज को पहले समझते हैं। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए मान के चलिए, जो भी आपको भी पता है कि जो भी इमरजेंसी है उसका प्रोक्लेमेशन अगर वर्ड यूज किया गया है, इज देयर एनी यूज ऑफ वर्ड लाइक प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, देन इट इज रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अंडर आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय अनुच्छेद जो भी 352 है उसके तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है ना, उसकी घोषणा कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट को, देखिए यहां पे एक शब्द यूज किया जाता है ना, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा को ये जो इमरजेंसी रेजोल्यूशन है उसे 1 महीने में रेटिफाई करना होता है, मतलब रेजोल्यूशन को पास करना होता है। मतलब क्या यहां पर आप देख पा रहे हैं इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन में क्या अकेली लोकसभा का रोल है? आप बताएंगे नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति या दोनों पर मेजोरिटी या दोनों को रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। बात क्लियर है क्या? या दोनों की सहमति लेना जरूरी है। क्या बातें क्लियर है सभी को? तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? पहले ऑप्शन में क्या किसी को डाउट है कि भैया पार्लियामेंट को रेजोल्यूशन पास करना होता है 1 महीने के भीतर, 1 महीने के अंदर, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा है बोथ द राइट टू पास द रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। अब दूसरे ऑप्शन की अगर बात करेंगे, टू पास अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप लोगों ने आर्टिकल 74 में एक चीज पढ़ी होगी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? आप बताएंगे सर, लोकसभा। इसका मतलब अगर आपको सरकार के खिलाफ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो वो जो मोशन है, वो जो प्रस्ताव है, वो केवल और केवल कहां पर पेश किया जाएगा? लोकसभा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा स्पेशली। सो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना बिल्कुल सही है, यहां पर लोकसभा की अनन्य शक्ति है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको ही पता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाना है तो अनुच्छेद जो 61 है, आर्टिकल 61 है, वहां पर सीधी सी बात लिखी गई है कि ये रेजोल्यूशन
या तो लोकसभा में पास हो सकता है या राज्यसभा में। मतलब क्या अकेले लोकसभा के पास शक्ति है राष्ट्रपति को हटाने की? आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 मेजोरिटी से ये मोशन, ये प्रस्ताव पास होना जरूरी है, तभी जाके भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को हम महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। बातें क्लियर है? मतलब महाभियोग में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति जरूरी है। अगर बात करेंगे इमरजेंसी को रेटिफिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति जरूरी है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल और केवल लोकसभा में ही मोशन या प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे आप बोलते हैं ना फ्लोर टेस्ट, ठीक है ना, मेजॉरिटी प्रूफ करना। तो यहां पर देख सकते हैं ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सदन का पीठाधीश अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा एंड ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। मतलब किस सदन का जो अध्यक्ष है ना, जो चेयरमैन है, वो उसी सदन का सदस्य नहीं है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। देखिए ऐसा क्यों है, आपको भी पता है कि जो आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 64 में एक बात बोली गई है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और ऐसा कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल 64 में। ये नोट करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, नोट करेंगे। बाकी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर, ठीक है। मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो आपस में ही वोट करके किसी एक व्यक्ति को स्पीकर बनाते हैं और एक व्यक्ति को डेप्यूटी स्पीकर। बट राज्यसभा में क्या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर आपस में करते हैं। जो राज्यसभा है ना, वाइस प्रेसिडेंट तो आपको ही पता है, ये तो चेयरमैन हो गए। चेयरमैन तो डिफेक्टो है, एक्स ऑफिसियो है। यहां पर वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होता है। किसका होता है? वाइस चेयर। मतलब राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, 250 मेंबर, वो आपस में ही मिलकर किसी एक व्यक्ति को वाइस चेयरमैन बना लेते हैं। मतलब जब भी वाइस प्रेसिडेंट कहीं बाहर जाते हैं, छुट्टी में होते हैं या सदन में उपस्थित नहीं होते, उस कंडीशन में वाइस चेयरमैन, ठीक है ना, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, सदन को। चलिए अब आपको ही पता विधानसभा में कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। वैसे ही यहां पर विधान परिषद में भी होते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो हमारा जो आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा के जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं उसके सदस्य नहीं होते, ठीक है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा? बहुत क्लियर है। यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी मनी बिल है, अब आपको ही पता है कि जो मनी बिल है वो हमेशा कहां पर पेश किया जाएगा? लोकसभा में। फिर से ये चीज सुनेंगे, मनी बिल आर्टिकल 109 के तहत हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। राज्यसभा की इसमें कोई भी पावर या शक्ति नहीं है, पहले से ही मैं बता दूं। तो क्या होगा, आइए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट में कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। ये चीजें चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए आइए समझ, कोई भी मनी बिल है, शॉर्ट में समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। कोई भी मनी बिल है, ठीक है, आपको ही पता है मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 109। कौन सा है? आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में मनी बिल से रिलेटेड प्रावधान है। वैसे आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन बनाती है। आर्टिकल 110
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। और आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट बोलते हैं। तो 110 में तो डेफिनेशन है, पर मनी बिल का जो प्रोसेस है, आखिर मनी बिल से रिलेटेड जो प्रावधान है वो कहां पर आपको मिलेगा 109 में। तो प्रावधान क्या है, सिंपली कि मनी बिल जब भी पेश होता है उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है। सबसे पहला दिमाग में रखेंगे कि अगर लोकसभा में मनी बिल पास करना है, सॉरी मनी बिल को पेश करना है, पास नहीं पेश करना है, शुरुआत करना है, इनिशिएट करना है, सबसे पहले किसका अप्रूवल लगेगा, प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के अप्रूवल के बाद वो बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा में वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, उसके बाद वो कहां पर जाएगा, आप बताएंगे सर, राज्यसभा। राज्यसभा के पास 14 दिनों का वक्त होता है। कितने दिनों का समय होता है, आप बताएंगे सर 14 दिन। तो राज्यसभा हैज 14 डेज टू कंसीडर द मनी बिल, केवल कंसीडर। अब राज्यसभा के पास दो चीजें हैं, या तो सिंपली वो वापस कर दे बिल को कंसीडर करके, या तो उसमें अमेंडमेंट करे। ठीक है भैया, तो राज्यसभा से की लिमिट कितनी है, 14 दिन। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को वो बिल वापस लोकसभा भेजना ही होता है, विद और विदाउट अमेंडमेंट। अब ये किसके ऊपर है, लोकसभा के ऊपर। या तो लोकसभा जो भी अमेंडमेंट है, सुधार है, या तो मान ले या तो ना माने। ठीक है ना, बात क्लियर है। मतलब राज्यसभा का क्या कोई रोल है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। क्या बातें क्लियर है, ठीक है ना, मतलब कभी भी दोबारा तो कंसीडर करने के लिए भेजता ही नहीं है। बातें क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रेसिडेंट की आपको क्या लेना पड़ता है, एसेंट, प्रेसिडेंट की सहमति कि हाँ भैया हम लोकसभा में एक मनी बिल पेश करने वाले हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब की आपने क्या ले ली, अप्रूवल ले ली। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में वो बिल 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत से पास भी हो गया। अब उस बिल को हमने राज्यसभा में भेजा कि भैया आप भी इस बिल पर कंसिडरेशन करिए। ठीक है, देखिए राज्यसभा के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं है, राज्यसभा उस पर केवल कंसीडर करेगा, और राज्यसभा के पास केवल और केवल 14 दिनों का समय होता है। ठीक है ना, इन 14 दिनों में राज्यसभा को अपना जो भी बोल सकते सजेशंस है वो देना रहता है। अगर मान के चलिए ऐसा सवाल आपके दिमाग में आता हो कि सर अगर मान के चलिए 14 डेज में ये जो राज्यसभा है ये बिल वापस नहीं कर पाती, फिर क्या होगा, लोकसभा अपने आप मान लेगा कि हाँ राज्यसभा को ये चीजें एक्सेप्टेबल है, राज्यसभा ने अपनी सहमति दे दी। समझ में आई बात, मतलब यहां पर राज्यसभा का कोई भी ज्यादा रोल नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि मनी बिल में जो मनी बिल है वो एक्सक्लूसिव पावर है, किसकी, लोकसभा की, अनन्य शक्ति है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा का कंपोजिशन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 280 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी 275 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी 250 मेंबर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 252 मेंबर्स। आपको बताना, बहुत सिंपल सा सवाल है। राज्यसभा का जो कंपोजिशन है कि आखिर राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, वो चीजें पूछी गई हैं। चलिए आंसर सभी को करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 250 मेंबर। आइए समझते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आर्टिकल 79। अब आर्टिकल 79 के बाद जो आर्टिकल 80 है वो किसके बारे में बताता है, सर राज्यसभा के बारे में। और जो आर्टिकल 81 है वो लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में बताता है कि हाँ भैया अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलेंगे, और इस राज्यसभा का टोटल कंपोजिशन कितना होगा, 250। कितने होंगे, 250 या 250। इस 250 में से 238 मेंबर क्या होंगे, इलेक्टेड, और जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेशन कौन करते हैं, बाई प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, कितने मेंबर्स, 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द फील्ड्स ऑफ, किस किस क्षेत्र से, वो आप बताएंगे सर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। क्या बातें क्लियर है सभी को।
तो राज्यसभा में से अगर बात करेंगे कुल 250 सदस्यों में से 238 सदस्यों का चुनाव होगा और 12 सदस्यों मनोनीत किए जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये 4 क्षेत्र हैं, आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है और सोशल सर्विस है। बातें क्लियर है क्या? चलिए अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है टिल टुडे या फिर अभी की बात करेंगे तो टोटल 550 है। कितनी है? 550। ऐसा क्यों है आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग नोट करके भी लिख सकते हैं कि अभी 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ है 2020 में, और जो आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 है उसे रेपेल या डिलीट कर दिया गया। एंड आर्टिकल 331 इज रिलेटेड टू द नॉमिनेशन ऑफ 2 members ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इन द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उसके 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था पहले हमारे संविधान में। ठीक है, कहां पर? लोकसभा में। तो वो अब रेपेल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 550 है मैक्सिमम, जो पहले कितना होती थी? 552। ठीक है, तो ये सब चीजें नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ कैंडिडेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कि न्यूनतम एज कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपको कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए? चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स, ये याद रखना है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल। और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र होना चाहिए 25 साल। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सांसद बनना है तो आपकी उम्र 30 ईयर होना चाहिए और लोकसभा तो 25 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले जनजातीय जो स्पीकर हैं वो बने, मतलब लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे। सवाल ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी जीएमसी जोशी, ऑप्शन नंबर सी मनोहर जोशी एंड ऑप्शन नंबर डी पीए सांगमा। आंसर करना है सभी को। देखिए एमपीपीएससी में कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, फर्स्ट मेल, ठीक है ना, फर्स्ट ट्राइबल, तो इस तरीके से भी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना हमको उस तरीके से भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन में ना एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे ना जो ये बोलेंगे कि सर मेरा एक क्वेश्चन से नहीं हुआ, सर मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ। तो आप लोगों के साथ ये घटनाएं ना हो, इसीलिए ये जो क्लास है ना ये शुरू की गई है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी पीए सांगमा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी पीए सांगमा। और ये बात है 1996 की। 1996 में पीए सांगमा भारत के पहले ट्राइबल स्पीकर बने हैं, ठीक है ना। तो ट्राइबल स्पीकर या फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आप बताएंगे पीए सांगमा। और ये बात कब की है? 1996। अगर बात करें फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी? लिखेंगे मीरा कुमार। और पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर। ये वही स्पीकर है जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस या इनको हटाने के लिए जब रेजोल्यूशन पेश किया गया था पहली बार, ये वही स्पीकर हैं। और पेश करने वाले कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी जी। 1954 की बात है, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सभी चीजों को भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। सबसे पहले असर्शन मतलब कथन को पढ़ते हैं।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है। एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकंड ईयर। हिंदी में भी पढ़ेंगे, राज्यसभा विघटन नहीं हो सकता, मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। दूसरा, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या ये दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित है? और अकॉर्डिंगली आपको दिए गए ये जो कोड है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, आपको भी पता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। याद रखेंगे दिमाग में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरा, इसका कोई भी टेन्योर भी नहीं होता, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इसका कोई भी टेन्योर नहीं होता। आपसे कोई पूछेगा ना कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये एक गलत क्वेश्चन है अपने आप में, बिकॉज राज्यसभा इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल को आप बोल सकते हैं कि 6 साल होता है। अब ये 6 साल कैसे होता है? क्योंकि जो दूसरा कथन है, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे कि हर दूसरे साल 2.5 लोग बाहर होंगे बाहर होंगे मतलब सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है ना। अगर आप इस साल आप सदस्य बनते हैं तो आपका नंबर आएगा 6वें साल। ये चीज समझ में आया क्या? क्योंकि 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 साल होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, कि कभी भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन द लोकसभा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वह पहले स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब स्पीकर के को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन होता है वो पास किया गया था। अभी अभी मैंने आपको आंसर भी बताया था, और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर साहब। ये बात है 1954 की, ये बात है 1954 की। उस समय पर स्पीकर साहब थे हमारे, स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? और इनके खिलाफ मोशन किसने शुरू किया था? आचार्य जेबी कृपलानी। बाद में ये जो मोशन है ना वो डिसमिस हो गया था, ठीक है, लोकसभा में पास नहीं हो पाया था, और जीवी मावलंकर साहब स्पीकर बने रहे थे, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर। आपको बताना है प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो जनरली किस तरीके से होती है, ठीक है ना। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द ऑनगोइंग लोकसभा, सॉरी आउटगोइंग लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी, द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द आउटगोइंग लोकसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है सर प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। अब देखिए कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो चीजों को नोट करेंगे। आर्टिकल 94 में यह बात बोली गई है कि जो भी स्पीकर हैं अगर उन्हें नहीं हटाया जाता तो जो भी स्पीकर है ना वो तब तक स्पीकर बने रहते हैं जब तक कि न्यूली
पार्लियामेंट या बोल सकते हैं न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा है इसकी पहली मीटिंग ना हो। बात समझ में आई क्या? जैसे चुनाव के दौरान भी सदन तो चल रहा है, मतलब स्पीकर अपनी जगह पर हैं। अब चुनाव हो गए, सांसद बन गए, अब सांसद या लोकसभा की पहली मीटिंग होना है, फर्स्ट मीटिंग होना है। तो फर्स्ट मीटिंग के जस्ट पहले ही स्पीकर का क्या होता है, जो कार्यकाल है वो खत्म होता है, मतलब इनकी छुट्टी होती है। अब नई मीटिंग है, अब नई मीटिंग है मतलब आपको ही पता है कि सदन की जो भी कार्यवाही है, जो भी पार्लियामेंट के जो भी हमारे हाउसेज हैं, वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि वहां पर कोई भी एक चेयरपर्सन ना हो। अब नई नई लोकसभा है, नए नए सांसद चुनाव जीत के आए हैं, उस समय पर कोई भी स्पीकर नहीं है। तो होता क्या है कि सबसे जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट पहले ही भेज दी जाती है। पार्लियामेंट्री जो हमारी कमेटी होती है, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उनके पास एक लिस्ट भेजी जाती है कि भैया हमारे ये सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, उनमें से जो सबसे सीनियर होंगे वो पहले दिन जो फर्स्ट डे होता है मीटिंग का, फर्स्ट डे जो मीटिंग होती है ना, उसके लिए उसे क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। हाँ, केवल एक ही दिन के लिए ये होते हैं। उसी दिन जब पहली बार मीटिंग होती है तो उसी मीटिंग के दौरान प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में ही एक व्यक्ति को स्पीकर चुना जाता है और दूसरे को डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, मतलब अगले दिन से अब कौन चेयर करेगा, अब कौन कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा, सदन की कार्यवाही को, आप बताएंगे सर स्पीकर। बात समझ में आई क्या? तो जो प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा ही है कि पहले दिन की जो मीटिंग है उसे चलाने के लिए, उसे चेयर करने के लिए, उसकी अध्यक्षता करने के लिए सीनियर मोस्ट मेंबर को चुना जाता है और उन्हीं की अध्यक्षता में ही चुनाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनसे संबंधित ये कथन लिखे हुए हैं, आइए पढ़ते हैं। He holds the office during the pleasure of president, पहला कथन। दूसरा, he or she need not to, यहां पर देखेंगे, need not to the member of house of the time, ठीक है ना, house at the time of his or her election, but has to become a member of the house within 6 months of the date। आगे लिखेंगे, if he or she intends to resign, letter of his resignation has to be addressed to the deputy speaker। अब यहां पर ये तीन कथन लिखे हुए, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, या इसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत तक धारण कर सकता है। उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तिथि से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। तीसरा, यदि वह इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र उपसभापति को संबोधित करना होगा। अब बताएंगे भैया कौन कौन से कथन सही है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 and 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ये जो है ना कॉन्सेप्ट, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्लेजर ऑफ बोलते हैं ना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये हमेशा वहां पर यूज होगा। याद रखेंगे, अगर अपॉइंटमेंट किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी मतलब प्रेसिडेंट को किसी को जवाब नहीं देना है इस नियुक्ति के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्या? आप बताएंगे सर कि हाँ भैया, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लाइक गवर्नर। ठीक है ना, लाइक गवर्नर। लेकिन आपको भी पता, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी स्पीकर होते हैं उनका चुनाव होता है, जो भी स्पीकर होते हैं उनका चुनाव होता है। लोकसभा के सभी सदस्य आपस में मिलकर किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं। ठीक है, किसके लिए? कि हाँ भैया ये हमारे स्पीकर होंगे। और जनरली जो भी पार्टी सरकार बनाती है ना, उसी पार्टी के स्पीकर भी होते हैं, क्योंकि उसी पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर भी होते हैं। ठीक है ना,
तो यहां पर अभी अभी मैंने बताया कि क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक स्पीकर महोदय रहेंगे? आप बताएंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर स्पीकर साहब को हटाना है तो लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और उस समय पर जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है, तब जाके स्पीकर को उनके पद से हटाया जाएगा। यहां पर राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत की कोई भी बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो भैया बिल्कुल गलत है। दूसरा लिखा हुआ है ही नीड नॉट टू द मेंबर, ये गलत है। अगर आपको स्पीकर बनना है तो आपको उस समय पर लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो आप बन सकते हैं, लेकिन आपके पास 6 महीने हैं कि सदस्य भी बनना है और आपको फ्लोर टेस्ट पास भी करना है, सदन में अपनी जो बहुमत है उसे भी सिद्ध करना है, ठीक है ना, मेजॉरिटी को प्रूफ भी करना है। तो ये सुविधा केवल और केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है, सॉरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए है, ठीक है ना। ये जो 6 महीने की जो सुविधा है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं और आपके पास टाइम है कि आप 6 महीने के भीतर कहीं से भी चुनाव जीतिए और इस सदन का सदस्य बनिए। बातें क्लियर है क्या सभी को? हाँ, प्रधानमंत्री साहब के पास तो और भी सुविधा है कि अगर वो मान के चलिए लोकसभा का चुनाव हार भी गए तो राज्यसभा का सदस्य बनने का उनके पास मौका रहता है, ये एक सुविधा है। बट अगर इस कंडीशन में है ना, अगर ऐसी कंडीशन है राज्यसभा से कोई भी सदस्य जैसे इंदिरा गांधी थी, तो उनके पास फिर लोकसभा के किसी भी बिल में वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जिस भी सदन से बिलोंग करते हैं कोई भी बिल है ना, आप तभी उस पर वोट देंगे जब आप उस सदन के सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। चलिए तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, इफ ही टेंड्स टू रिजाइन रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी स्पीकर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर उन्हें अपना इस्तीफा देना है तो ये डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। और अगर इसी का वाइसे वर्सा बात करें, डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसे देंगे? स्पीकर को देंगे, जैसे प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट। बातें क्लियर है क्या? तो चलिए यहां पर केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ऑप्शन नंबर 3, केवल और केवल। तो यहां पर देखेंगे ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, एमपीपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स है ना, जो भी एग्जाम देने जाते हैं, वो ये सोचते हैं बस क्वेश्चन एक ही लाइन का हो, फैक्चुअल हो। लेकिन अब जो एमपीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बदल चुका है। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिस्क्रिप्शन बहुत इजी होता है ना, घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और धैर्य बना करके पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं, राव अकेडमी भोपाल की तरफ से ना एमपीपीएससी एग्जाम जो भी 16 फरवरी को होने वाला है, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, ठीक है ना। और ये जो प्राइस है ना मात्र 99 रुपीज, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज को रजिस्टर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8319618002। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, जितना कि थ्योरी पढ़ना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाना, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ना आप एग्जाम में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं, ठीक है ना। और खुद को इवेल्युएट तो कर ही सकते हैं, खुद पता भी कर सकते हैं कि हमारी तैयारी का जो स्तर है वो कितना है, अभी हमें कितना पढ़ने की और जरूरत है। तो वो सब चीजें, या बोल सकते हैं कि जो स्टडी की पॉलिशिंग होती है वो केवल और केवल टेस्ट सीरीज से ही होती है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है, और देख सकते हैं टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है ये आपके सामने है, ठीक है। हाँ, राव अकेडमी भोपाल की तरफ से ना टारगेटेड बैच भी चल रहे हैं, ठीक है ना, कि आपकी प्रिपरेशन स्टेज क्या है। लाइक अभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए स्पेशल कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है। आपका प्रीलिम्स हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, तो उसके लिए टारगेटेड मेंस टारगेटेड बैच भी यहाँ पर है। प्रीलिम्स ही बहुत लोग हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, मेंस की तो तैयारी करके बैठे हैं, तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। तो इस तरीके से बहुत से टारगेटेड बैच है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी बैच को एनरोल करके तैयारी को शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको डेली बताता हूं क्लास में, कि राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। क्यों? क्योंकि आगे की जो भी हमारी क्लासेस होंगी ना वो इसी एप्लीकेशन पर होगी। तो या तो डाउनलोड करने के लिए इस बारकोड का आप लोग यूज कर सकते हैं, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी भोपाल सर्च करेंगे तो आपको राव अकेडमी भोपाल का एप्लीकेशन
मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बारकोड का। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी जुड़िए आप लोग, और क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है, राव अकेडमी भोपाल से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है, क्लास पीडीएफ है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। हाँ, एक चीज ये है कि खुद भी जुड़ना है, खुद भी इन सब चीजों का फायदा लेना है और साथ में दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। चलिए वापस आते हैं हम अपनी क्लास में, और आज की क्लास का ये जो सवाल है ना, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। कैंडिडेट ऑफ द लोकसभा पोल लॉसेस हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ और सी डज नॉट गेट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इन जनरल जो हम लोग बात करते हैं कि उस नेता की जमानत जब्त हो गई। कभी सुना है आप लोगों ने जमानत जब्त होना? सुना होगा, लोकल टर्म है वो यही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप कभी भी, आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, और अगर आप एक वोट का रेशियो नहीं पा पाते तो आपको वो जो पैसे आपने जमा किए ना वो वापस नहीं होंगे, वो जब्त हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। तो लोकसभा चुनाव का कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे, ठीक है ना, यदि उसे, यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, तो ये आपका बोनस क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये सिक्योरिटी मनी क्या होती है। कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो जमानत राशि आपको जमा करनी होती है। ये जो जमानत राशि है वो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग है। अगर बात करेंगे लोकसभा के चुनाव की, तो जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी, ये कितनी है 25,000, और SC ST के लिए ये है 15,000 इंडियन रुपी। और ये जो भी सिक्योरिटी मनी होती है ना वो RBI के नाम पर होती है। किसके नाम पर होती है? RBI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजें आपको भी पता है। ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन या चुनाव करवाने की जो प्रोसेस है या चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है वो तो इलेक्शन कमीशन की है, पर ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना ये RBI के नाम पर होता है। और अगर बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या जो विधायक जो होते हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, उसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए 10,000 सिक्योरिटी मनी, और SC ST के लिए 5,000। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी मनी है। कई बार पूछ सकता है कि लोकसभा के लिए कितनी है, आप बताएंगे सर 25,000, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं पा पाता, टोटल वोट का 1/6 नहीं पा पाता, तो उसकी ये जो पैसे जमा हुए हैं ना, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो उसे वापस नहीं मिलेगी, और इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। ठीक है, बातें क्लियर है। मान के चलिए टोटल 36 वोट हुए, अगर कोई भी कैंडिडेट है वो 6 वोट भी नहीं पा पाया तो उसकी जमानत जब्त है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस चीज को भी समझना है कि अगर कोई भी वोटर 1/6, ये चीज याद रखना है, कितना है 1/6। If a candidate fails to secure 1/6 of the total valid votes, then his security money क्या बोलते हैं उसे, जब्त हो गई भैया। ठीक है, जमानत जब्त हो गई। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। Which state sends the largest number of members in the लोकसभा? क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है कि भैया कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। सवाल यही पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, एंड ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए देखिए, अगर ऑप्शन की बात करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए बिहार में तो टोटल 40 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं, एंड उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं। अब आपको लगे सर बिहार तो बहुत छोटा सा राज्य है, तो आपको भी पता है कि ये जो सीट्स होती है ना, जो भी सीट्स होती हैं वो पॉपुलेशन के बेस में होती हैं। किसके बेस में होती हैं? पॉपुलेशन के बेसिस में, ठीक है ना, कि कितनी कहां की जनसंख्या है, अकॉर्डिंगली जो भी सीट्स हैं, ठीक है, वो डिसाइड होती हैं।
तो बिहार में 40 है, मध्य प्रदेश में 29 है, वेस्ट बंगाल में 42 है और उत्तर प्रदेश में 80। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द क्वेरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ? लोकसभा की सदस्य संख्या के संदर्भ में उसका क्वेरम कितना है? क्वेरम कितना है? ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी 1/11 एंड ऑप्शन नंबर डी 1/10। ये क्वेरम का मतलब भी मैं आपको समझाता हूं। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, फिलहाल सभी को आंसर करना है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1/10। देखिए क्वेरम का मतलब क्या है? क्वेरम का मतलब होता है, सबसे पहले तो आर्टिकल आपको याद रखना है। क्वेरम का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3, संविधान के अनुच्छेद 100, ठीक है ना, और बोल सकते हैं सब क्लॉज 3 के तहत क्वेरम की व्यवस्था की। देखिए क्वेरम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम मेंबर्स, हिंदी में अगर बता दूं, 2 मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ हाउस। मतलब कि कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों ताकि उस सदन की कार्यवाही हो सके। बात समझ में आई क्या? सिंपल शब्दों में अगर हम समझने की बात करें, क्वेरम का मतलब है कि द नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ दैट हाउस। उस सदन में सदस्य, कितने सदस्य कम से कम उपस्थित हों ताकि उस सदन की कार्यवाही हो सके, उसी को हम बोलते हैं क्वेरम। और इसकी वैल्यू होती है 1/10। 1/10। अब खुद सोचिए 550 का 1/10 कितना होगा? 1/10 कितना होगा? आप बताएं सर। 55। मतलब लोकसभा की अगर कार्यवाही को शुरू करना है तो कम से कम 55 होना चाहिए। अदरवाइज स्पीकर उस सदन को एडजर्न कर सकता है। एडजर्न मतलब किसी और डेट को बैठक बुला सकता है। और एडजर्न करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? इसे बोलते हैं स्थगन, स्पीकर के पास होती है। याद रखेंगे, एडजर्नमेंट ऑफ द लोकसभा शैल ओनली बी डन बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये तभी होगा जब क्वेरम या पर्याप्त संख्या में जो हमारे सदस्य हैं वो उपस्थित नहीं है। बातें क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। हाँ देखिए, जो डिसोल्यूशन होता है, ठीक है ना, और जो प्रोरोगेशन होता है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट करते हैं। ये दो चीजें याद रखेंगे। एक होता है डिसोल्यूशन, और होता है प्रोरोगेशन। ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो एडजर्नमेंट है वो कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। हाँ नोट करेंगे, जो भी चीजें आपको लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीज आपको नोट करना है, या तो स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट लेना ही है। आगे बढ़ेंगे। द टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? मतलब सॉरी, लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित ये 4 कथन लिखे हुए हैं, आपको समझना है। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। पहला कथन ये बोल रहा है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कैन बी एक्सटेंडेड 2 years एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इनमें से कौन सा कथन सही है भैया? बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए समझते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले आर्टिकल 352 की बात करते हैं। आर्टिकल 352 में यहां पर नेशनल इमरजेंसी की बात बोली गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की गई, आपको भी पता है बाय द इट्स प्रोक्लेमेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और उसे 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट से अप्रूव होना भी जरूरी है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब मान के चलिए देश में आपातकाल लगा हुआ है और 5 साल पूरे भी हो गए लोकसभा को। इस कंडीशन में एक बार में, याद रखेंगे, एक बार में केवल और केवल कितना समय बढ़ाया जा सकता है? 1 साल। एक बार में 1 साल हुआ, अभी भी आपातकाल लगा है, फिर 1 साल के लिए बढ़ गया। लेकिन
एक बार मान के चलिए ऐसा टाइम आया कि अब भैया आपातकाल के खत्म होने की क्या हो गई, घोषणा हो गई कि भैया इमरजेंसी आज से खत्म। इमरजेंसी खत्म होने के बाद केवल और केवल 6 महीने का ही समय बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आई क्या? मतलब 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी बट नॉट मोर देन द 6 months आफ्टर द सीजेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये सेंटेंस आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। सर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में 1 साल का समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। देखिए, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही सरल शब्दों का उपयोग करके, ताकि आप ना कॉन्सेप्ट को समझिए। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। क्या लिखा हुआ है? कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कैसे भैया डिसॉल्व किया जाएगा, कैसे भंग किया जाएगा? बाय द विल ऑफ प्रेसिडेंट, बाय द स्पीकर, by the president on the recommendation of council of minister and by the president on the recommendation of speaker। ये चारों ही ऑप्शन आपको पढ़ना है, समझना है, फिर आपको आंसर करना है कि भैया कार्यकाल से पहले। अभी मैंने आपको बताया कि सर जो लोकसभा है ना, जनरली अगर कुछ दिक्कत नहीं हुई तो 5 साल का टाइम है, बीच में उसे भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि देखिए आपको ही पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, करते तो बहुत कुछ है लेकिन बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के नहीं। ठीक है ना? तो वही चीजें लिखा है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है ना? इस जगह ऑप्शन में अगर लिखा रहे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट, तो सॉरी प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी सही होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बातें क्लियर है क्या? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर कि हाँ भैया लोकसभा को बीच में ही भंग किया जा सकता है, और ये किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे, हु डिसॉल्व लोकसभा? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केरला तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका केरला, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु एंड कर्नाटका, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फैक्चुअल है, केरला और तमिलनाडु। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में किसी भी प्रकार की आरक्षित सीट नहीं है, या कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये फैक्चुअल है। चलिए, और देखिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर आपको पता है ना तभी आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधा याद करने वाले सवाल हैं। ठीक है, आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा। आपको बताना है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सेशन होते हैं। ठीक है ना, कितने सत्र होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थर्ड 3। मतलब लोकसभा में इन जनरल की अगर बात करेंगे, इन जनरल या फिर हिंदी में बोलेंगे सामान्यतः कितने सेशन होते हैं? 3। ठीक है, और ये बात कहां पर लिखी हुई है? संविधान के अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85। अब देखिए यहां पर कौन कौन से सेशन होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। एक होता है बजट सत्र होता है, फिर आप लोगों ने सुना होगा एक तो होता है बजट सत्र, ठीक है, दूसरा होता है मानसून,
मानसून सत्र, और एक होता है विंटर या शीत सत्र बोलते हैं, विंटर सेशन। देखिए जो बजट का सेशन होता है वो फरवरी से लेके मई तक का होता है, फिर ये जुलाई से लेके अगस्त तक का होता है, और विंटर सेशन होता है नवंबर से लेके दिसंबर तक। तो ये 3 सेशन तो होना सामान्यतः होते ही है। अब अगर मान के चलिए कि ये 3 नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां पर आर्टिकल 85 में ये बात बोली गई है 2 सत्रों के बीच में अधिकतम या मैक्सिमम कितना टाइम गैप होना चाहिए, कितना समय अंतराल होना चाहिए। अधिकतम समय अंतराल 6 महीने। मतलब अगर 3 नहीं हो रहे हैं ना तो 2 सेशन तो होना ही चाहिए एक साल में, ठीक है, 2 सेशन तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का ही समय होना चाहिए। समय अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने। तो ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट या बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द लोकसभा, दैट इज द 6 मंथ। ठीक है, और ये राज्यसभा के लिए भी है। ये चीजें नोट करेंगे, बजट, मानसून और विंटर, ये 3 तो होते ही हैं इन जनरल, और अगर 3 नहीं हो पा रहे हैं तो 2 तो होना ही है। क्यों? क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा में जो चुनाव है उससे संबंधित ये 4 कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, पहले पढ़ते चलते हैं। द इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शंस। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। On the request of the election commission, president is required to make available to the election commission such a stop may be necessary for the discharge of his function। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, सीधा सा ऑप्शन है, हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल्स होती है, इलेक्टोरल रोल्स को बोलते हैं भैया वोटर लिस्ट। वो कौन बनाता है? आप बताएंगे सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में जो चुनाव आयोग है उन्हीं का काम है इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, ना कि राष्ट्रपति का। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एडल्ट सफरेज मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार। देखिए पहले ये कितना था? 21 साल, अभी कितना है? 18 साल। और ये कब हुआ? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, 1989 में 61वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत अब वोट देने की जो कानूनी एज है, लीगल एज कितनी है बोल सकते हैं आप? बताएंगे सर 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स में शामिल किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी इलेक्शंस है उनमें वोट कर पाएंगे। सो दिस इज द एडल्ट सफरेज। एंड जो भी चुनाव होता है लोकसभा का वो आपको ही पता है, 18 साल के ऊपर है तो आप वोट करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा तो आपको ही पता है कि इलेक्शन कमीशन ही चुनाव कराते हैं। भारत का जो चुनाव आयोग है वो किसका किसका चुनाव करवाएगा? तो जो भी एमपीज हैं, जो भी एमएलएज हैं, प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 लोगों का जो चुनाव है वो कौन करते हैं? आप बताएंगे सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और जो भी पंचायत है और जो भी म्यूनिसिपैलिटीज है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी बन चुका है, राज्य चुनाव आयोग। तो ये सब चीजें आपको नोट करना है। ये चीज भी नोट कर सकते हैं। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से 21 साल से हमने जो एज है उसे कितना कर दिया? 18 ईयर्स। आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is related to raising the number of members of लोक सभा to be elected from the state। सीधी सी बात है कि कौन कौन सा संविधान संशोधन है जिसका संबंध लोकसभा में सीटों के बढ़ाने से। मतलब आपको ही पता है कि सबसे पहले जो लोकसभा की सीटें थी वो कितनी थी? आप बताएंगे सर 500। इनिशियली 500 हमने रखा था, 484 सीटों पर चुनाव हुआ था। अभी कितना है? 543, पर कॉन्स्टिट्यूशनली कितना है? 550। तो ये जो सीटें बढ़ी हैं ना उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है,
चलिए तो देखिए मैं इसका आपको आंसर ही बता देता हूं। 7th एंड 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो हुआ 1956 में, और 31st कब हुआ? 1973। कब हुआ? 1973, 1973। तो ये दोनों ही अमेंडमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सीटें बढ़ी 525, मतलब 500 से कितना हो गया? 525, और 31st से कितना हुआ? 552। कितना हुआ था? 552। ये दो चीजें आपको याद रखना है। पर इंपॉर्टेंट ये है अभी हाल ही में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया और 552 से कितनी सीटें हो गई? 550। अभी कितना है? 550। क्यों? क्योंकि ये जो दो सीटें हैं वो किसके लिए था? एंग्लो इंडियंस के लिए थी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331। इसे हमने क्या कर दिया? रेपेल कर दिया, हटा दिया। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो अगर ऑप्शन में यहां पर साथ में 104 भी लिखा होता ना तो वो भी हमारा सही आंसर होता। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़े और देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, कि राव अकेडमी भोपाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप इस बारकोड का यूज करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी भोपाल टाइप करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे की जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी टेस्ट सीरीज होंगे, जो भी क्विज होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, वो सभी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। ठीक है ना? सो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये जो सेशन है, आज की ये जो क्लास है बहुत ही यूजफुल लगी होगी। तो इस चैनल को, इस क्लास को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।